we start with the chemical properties of the amines. In our previous video we discussed about the preparation of amines, aromatic as well as aliphatic, but मेनली वहाँ पर आपके पास एरोमेटिक अमाइन ही था, जैसे कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, फिर नाइट्रोबेंजीन की कर दी रिडक्शन, मिला था आपको वहाँ पर एनिलीन। ऐसे ही आप किसी भी नाइट्रो कंपाउंड की कर दो रिडक्शन, आपको अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होफमैन ब्रोमाइड से मीन्स अमाइड की कर दो रिडक्शन तो भी अमाइन। अगर अमाइड की करते हो होफमैन विद Br2 और KOH तो मिलता है आपको एक कम कार्बन का अमाइन, ठीक है। यहां तक कल हमने किया था। अब सुनो, आज स्टार्ट करना है हमें केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें जो मैं केमिकल प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट करवाने वाला हूं, ये प्रॉपर्टी आपको एज ए टेस्ट भी आएगी। और कैसा टेस्ट? एक्सक्लूसिवली फॉर द प्राइमरी अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। आपको अगर प्राइमरी अमाइन का पता लगाना हो, ये रिएक्शन उसका एक ऐसा टेस्ट है जो 100% एक्यूरेट रहेगा, कन्फर्मेटरी टेस्ट। नाउ सी क्या रिएक्शन है। जैसे मान लो आपके पास है CH3 CH2 CH2 NH2, ये कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी और टर्शरी? हाँ, ये प्राइमरी है, ठीक है। ऐसे ही इसका नाम तो क्या है भाई? एनिलीन। और ये भी सेकेंडरी है या टर्शरी है? ये भी प्राइमरी है। अब अगर ये दोनों प्राइमरी हैं, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, ये सर्टन है कि ये किससे करेंगे रिएक्ट? दे विल रिएक्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल CHCl3। व्हाट इज CHCl3? क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH। रखना याद, अगर क्लोरोफॉर्म के साथ में अल्कोहलिक KOH लग जाए तो प्राइमरी अमाइन हमेशा आपका आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है। देखो CN होता है साइनाइड, लेकिन अगर NC लिखोगे उसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में CH3 CH2 CH2 NC, और ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। अब भाई देखो ऐसा तो है नहीं है कि ये कन्वर्ट हो गया NC में तो आपको दिखाई देगा वहाँ पर N और C, ऐसा तो नहीं है। इसकी एक पहचान है, एक इंडिकेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है। वो क्या है कि आपको फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आएगी, ठीक है। फाउल स्मेल विल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। मतलब ये है, अगर आपने क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH लिया और फाउल स्मेल आई तो क्या होगा? प्राइमरी अमाइन। बस। अब जैसे मान लो कैसी दो, ये क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकता है, इसकी काफ़ी वेरिएबिलिटी हैं। एक टाइम तो क्वेश्चन ऐसा भी आया था दैट यू हैव बीन गिवन प्रोपेनमाइन, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, राइट द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो अब माइंड लगना चाहिए था भैया, क्लोरोफॉर्म है और अल्कोहलिक KOH है और प्रोपेनमाइन क्या है, तो फिर क्या बनेगा? प्रोपेन आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए था आपको। दूसरी चीज कैसे आ सकता है? सेकेंड टाइप में आ सकता है कंप्लीट द रिएक्शन, फिर भी ये करोगे आप। और थर्ड टाइप जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब एक चांसेस बनते हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है, और जरा सुनना, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन और डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक प्रोपेनमाइन एंड CH3 CH2 NHCH3। इसका नाम क्या ऊपर वाले का भाई? हाँ, N-मिथाइल इथेनमाइन। डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अब कुछ बच्चे करते हैं क्या, यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा जो माइंड है उसका यूज़ कर लेते हैं, फिर ये बोलते हैं कि A में इसको ये लिखेंगे, यहाँ पर N के पास एक H है, वहाँ N के पास 2H हैं, इधर ये है उधर वो है, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें वहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर? नहीं,
आपको डिफरेंशिएट का मतलब है किसी टेस्ट की हेल्प से इनको डिफरेंशिएट करना है। जरा समझना बच्चे, वहाँ ऐसे लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिखो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये है, वो है। आपको टेस्ट देना पड़ेगा और रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो क्या करोगे आप कहोगे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ, जो इसका नाम है टेस्ट का, इसे बोलते हैं कार्बेल अमाइन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बेल अमाइन रिएक्शन। CARBYLAMINE, कार्बेल अमाइन रिएक्शन। और आपको टेस्ट के लिए रिएक्शन वहां पर लिखकर दिखानी पड़ेगी। अगर नहीं आती है अलग बात, देखो फिर छोड़ो, फिर वहां लिख देना कार्बेल अमाइन टेस्ट, हो सकता है आपको हाफ नंबर मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन रिएक्शन जरूर लिखना वहां पर जिनको आती है। तो क्या करोगे आप, इस पेज में कहा है आप क्या करोगे, रिएक्शन CHCl3 अल्कोहलिक की वजह से ये जो है ये कर देगा, और यहां पर भी करोगे आप CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH, नो रिएक्शन, नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन के साथ में ये रिएक्ट नहीं करेगा। और नीचे लिखोगे यहां पर आप फाउल स्मेल, ये टेस्ट हो गया भाई। अगर तो टेस्ट कहा है तो लिखो ना क्या हुआ है, सिंपल करनी है कंप्लीट रिएक्शन, वहां जरूरत नहीं है कि लिखो आप फाउल स्मेल आएगी नहीं आएगी, वो अलग चीज थी। बट टेस्ट करना है तो टेस्ट में क्या कलर चेंज आया है, कोई स्मेल आई है, कोई बबल्स बने हैं, लिखो वो तो यहां पर आपकी फाउल स्मेल का ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो गई आपकी कार्बेल अमाइन रिएक्शन। ठीक, अच्छा अब इसके बाद एक और, ऑल्दो देखो तब तो मैं आपको, आप अगर पढ़ोगे सिलेबस तो वहाँ अब देखो सिलेबस कुछ इस तरीके से रिड्यूस किया गया है कि जो ना करवाओ तो मुश्किल, करवाएं तो आप कहो सिलेबस से बाहर। बट प्रॉब्लम ये है कि वो कंसेप्ट आगे जुड़े हुए हैं, वो कहेगा ठीक है मैंने ये कहा था कि ये बाहर है, बट इससे जुड़ा हुआ ये बाहर नहीं है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने का तरीका यही है कि पोर्शन है 10 मिनट का, वो कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ ये लिखा है कि डाइजोनियम सोल्ट बाहर है, ठीक है मानता हूँ मैं कि डाइजोनियम सोल्ट को उन्होंने बाहर कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमाइंस के अंदर जो आपका एरोमेटिक अमाइन है उसमें डाइजोनियम सोल्ट को बनाए बिना आगे आप रिएक्शन कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने वो चीज़ को बाहर निकाल दिया जिसके बिना आगे चैप्टर चल नहीं सकता, कि मतलब उन्होंने बोल दिया हमने इसको रिड्यूस कर दिया, बट वो रिड्यूस पेपर पे ही हुआ है, कहीं और नहीं है, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये रूल है। कहता हूँ मैं आपको अभी कैसे, जैसे देखो ये रिएक्शन होएगी, यहाँ ये बन गया फाउल स्मेल। ठीक, आप सुनो, मान लो आपको ना अमाइन की, मतलब कौन सा अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, इसका नाम क्या है एनिलीन, आपको एनिलीन की रिएक्शन करनी है तो समझ जाना इससे डायरेक्टली एक ही रिएक्शन है, वो करूंगा मैं फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन, उसके अलावा एक भी रिएक्शन नहीं होने वाली। क्यों, रीज़न ये है कि ना यहाँ पर ये ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इससे यहाँ पर रेजोनेंस होगी और पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, और कार्बन और नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड बनेगा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वहाँ से हिलने वाला ही नहीं है, तो रिएक्शन आगे होनी ही नहीं है। अब कैसे रिएक्शन होगी, उससे पहले, अब ये रिएक्शन भी है इसकी, ये काम आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं चल सकते एरोमेटिक अमाइन के साथ में। अगर ये नहीं कर रहे हो तो समझो आपने सब कुछ छोड़ दिया। अब सबसे पहले ये जो आपके पास एनिलीन है या बेंजेमाइन है, इसको आपको डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डाइजोनियम सोल्ट में, और डाइजोनियम सोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो भाई यहाँ लिखो आप NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। अब और वो भी इन ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इतना अभी है, उससे भी कम, क्योंकि जो बनने वाला है आपका डाइजोनियम सोल्ट वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है।
अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा भी हाई लिया वो बनेगा ही नहीं, बनते ही टूट जाएगा। तो टेम्परेचर रेंज आपको 0 से 5 रखनी है। और क्या बनेगा यहाँ पर, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर N2Cl। बस अगर आप लेते हैं यहाँ HBr तो बनता N2Br, बट आप यूजुअली हम HCl लेते हैं, तो ये N2Cl ये है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। N2Cl इज़ द डाइजोनियम सॉल्ट। और बताऊँ मैं आपको, ये डाइजोनियम सॉल्ट अपने आप में एक फैक्ट्री है आगे प्रोडक्ट्स की। इससे बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं और आपके पास जब भी आया एनिलीन आपको ये बनाना ही पड़ेगा। मैं इसको करवाऊंगा रिवाइज बाद में 5-6 बार ताकि आपको आ जाए। अभी मैं फर्स्ट टाइम, और इसको देखना वीडियो को जरा ध्यान से जब भी आपको टाइम मिले। इसमें जितनी भी करवा रहा हूँ रिएक्शन में एक साथ अब 8-10 रिएक्शन हो जाएंगी। कैसे, देखो भाई, हाँ N2Br, तो देखो इट इज अ डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोरीन, दैट वुड बी अ डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ ब्रोमीन। ये बेंजीन के ऊपर N2 ये डाइजोनियम सॉल्ट है, Cl का है, Br का है, ठीक है। अब सुनो, लिसन, एक रिएक्शन मैंने करवाई थी आपको ये हेलो एल्केन में, देखता हूँ मैं, वहाँ मैंने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की थी फ्रॉम द एनिलीन और डाइजोनियम सॉल्ट। अब मैं वही पहले करवा रहा हूँ, जरा बताना मुझे, अगर मैं यहाँ पर CuCl और HCl ले लूँ तो क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर CuCl HCl, क्लोरोबेंजीन बनेगा। कौन सी रिएक्शन, नाम क्या रिएक्शन का, हाँ सैंड मेयर रिएक्शन, लिख लो नीचे भाई, सैंड मेयर रिएक्शन। CuCl HCl लोगे डाइजोनियम सॉल्ट से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब आपका ये मान के चलना, इस चैप्टर के बाद धीरे धीरे रोड मैप बनना स्टार्ट अपने आप हो जाएगा। लो भाई, ऐसे ही अगर आपने यहाँ पर CuBr HBr ले लिया, CuBr HBr, तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ऐसे ही डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में आपने KCN ले लिया या CuCN ले लिया, KCN या CuCN, यहाँ पर साइनोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर CN आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इस डाइजोनियम सॉल्ट को करवाते हो रिएक्ट विद द इथेनॉल C2H5OH या फिर H3PO2 या फिर H3PO2, तो इथेनॉल या H3PO2 के साथ में ये बेंजीन में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनानी हो H3PO2 या C2H5OH लगा दो। इसमें अगर आप वाटर लगा देते हो, वाटर, तो ये फिनॉल बन जाएगा। यू विल गेट अ फिनॉल बाय यूजिंग द वाटर ऑन द डाइजोनियम सॉल्ट। ऐसे ही अगर आपने यहाँ Ki लगा दिया, Ki, तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। और लास्ट, अगर आपने यहाँ HbF4 लगाया तो ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो एक बार इसको नोट कर लो, 2-3 बार जरा अपने मन में रिवाइज भी कर लो। सो देखो भाई, अब डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये केवल बेंजीन रिंग के साथ ही स्टेबल है, क्यों? और उसके बाद ये क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हो जाता है कि देखो जैसे ये है RN2Cl, देखो N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, R का मतलब हो गई एलिफेटिक चेन, एक तो ये, और एक आपके पास ArN2Cl। अब भाई AR का मतलब है एरोमेटिक बेंजीन रिंग, तो वो चाहो तो उसको ऐसे लिख लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये AR हो गया एरोमेटिक और ये N2Cl, ये दोनों एक ही हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है, जबकि सेम चीज़ है,
कार्बन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, कार्बन इसके पास भी है, बट यहाँ स्टेबल है, यहाँ स्टेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इस कंपाउंड में ना रेजोनेंस होती है और N2Cl के ऊपर चार्ज होगा, और चार्ज जो है स्टेबिलिटी हमेशा क्या करता है, डिक्रीज। तो हम ये लिखेंगे दैट डाइजोनियम सॉल्ट हैज चार्ज and due to the resonance this charge delocalize effectively, and that's why the aromatic diazonium salt is stable and at lower temperature 0 to 5, but aliphatic, अब जो इसके ऊपर चार्ज था दोनों के ऊपर, वो इसके ऊपर डिलोकलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि एलिफैटिक चेन रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करेंगी। तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से ये चार्ज इसका स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये स्टेबल है। और ये क्वेश्चन बन गया आपका। और इसी चीज़ को लेकर के मैं एक और भी रिएक्शन करने वाला हूँ। अगर मान लो सपोज करो हम ट्राई करते हैं, जैसे मान लो ये रहा CH3 CH2 CH2 NH2, ये हो गया आपका प्रोपेनमाइन। अब प्रोपेनमाइन के साथ में मान लो मैं लगा देता हूँ NaNO2 जो लगाया था यहाँ पर पहले, प्लस HCl। तो क्या बनना चाहिए पहले देखो, फर्स्ट क्या होगा, ठीक है कुछ टाइम के लिए बनेगा, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 N2Cl बन गया, मान लिया, लेकिन इट इज़ हाईली अनस्टेबल, और ये रिएक्शन के अंदर ही जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसकी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, और वाटर से रिएक्शन करके बाय द हाइड्रोलिसिस इट विल चेंज इनटू अल्कोहल। तो ये एक तरीके से अल्कोहल बनाने वाला तरीका हो गया अमाइन में से। एलिफेटिक अमाइन से आप अल्कोहल बना सकते हो बाय दिस रूट, प्लस इसमें देखो N2 बहुत स्टेबल होता है, N2 अलग हो जाएगा और HCl अलग, वाटर में से H यहाँ चला गया और OH यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अगर आप एलिफेटिक चेन लेते हो तो एलिफेटिक चेन में आपका अमाइन डाइजोनियम सॉल्ट की बजाय अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल की जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ आनी चाहिए आपको। तो ये एक तरीका आपके पास रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद मैं एक रिएक्शन और लेता हूँ, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, समझने वाली रिएक्शन देखो है, और मतलब इस चैप्टर में रिएक्शंस कम हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन देखो भाई, लिसन, अच्छी रिएक्शंस हैं जिसे कहते हैं कि हाँ अच्छा लगता है करते हुए, कंसेप्ट अच्छे हैं इसमें। सबसे पहले अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ, एसिटाइलेशन ऑफ द एनिलीन, अभी मैं पैसे करवा चुका हूँ आपको। देखो बस सुनो मेरी, जैसे आपके पास ना ये बेंजीन एरोमेटिक अमाइन है NH2। अब सुनो भाई, पहली चीज़, आपने एक रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट की हुई है और हर चैप्टर में आई है, फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन या फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन। तो पहले मैं बेसिक कंसेप्ट ही कर लेता हूँ, तब करवाता हूँ रिएक्शन। क्या आपको लगता है कि एनिलीन और अमाइन शुड शो फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन वेदर अल्काइलेशन और असाइलेशन? नहीं करेंगे, क्यों? वाई? अगर कर रहे हैं तो क्यों? चलो ठीक है, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो क्यों? नोट्स पढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, मनदीप एकदम लगा, जैसे वो थी ना मूवी चतुर सिंह, वेदर द एनिलीन, ये रहा आपका एनिलीन, इट शुड अंडरगो फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन और नॉट। तो सुन लो, टाइम खराब मत करो।
It will not undergo Fieldcraft alkylation as well as acetyl, मतलब दोनों होते हैं। अगर CH3COCl है that is known as acetylation, और जर्नल में क्या होता है एसाइलेशन। तो अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही शो नहीं करने वाला, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें मान लो आपने CH3Cl को ऐड करवाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? FeCl3 की, AlCl3। और AlCl3 क्या है? लुईस एसिड, और ये क्या है? बेस। कर चुके हैं, अमाइंस आर स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा? ये इसके साथ जुड़ करके सोल्ट बना देगा। इट मीन्स द कैटलिस्ट विल गेट डीएक्टिवेटेड। यहाँ पर फील्डक्राफ्ट रिएक्शन का कैटलिस्ट काम ही नहीं करेगा, और अगर कैटलिस्ट काम नहीं कर रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी, आपका ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि योर एनिलीन will not show Fieldcraft reaction because the aniline is basic in nature and the catalyst used anhydrous AlCl3 is acidic in nature. Both will join to make a salt and the catalyst become deactivated. पहला क्वेश्चन। अब दूसरी चीज, अगर ठीक है हम इसकी फील्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन इसकी फिर भी एसिटाइलेशन पॉसिबल है, मीन्स एसाइलेशन पॉसिबल है। विदाउट दैट रिएक्शन कैसे? आपको देखो बताया होगा मैंने, एसिटाइल ग्रुप ऐड करने के लिए क्या लगा सकते हैं? एक और चीज, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO होल ट्वाइस O, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो इसमें क्या होगा, व्हाट इज दिस एसिटिक एनहाइड्राइड? ये ऐसे होता है CH3CO और ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब सुनो क्या होगा, यहां से एक H बाहर जाएगा और वो H, चलो ये आ गया यहाँ पर, तो क्या अलग हो गया? CH3COOH। चलो भाई जो पहले अलग हुआ है वो लिख दो, CH3COOH। और बचा क्या? और यहाँ से एक वैलेंसी क्या हो गई? खाली हो गई, तो यहाँ बन जाएगा NHCO3। इसका नाम क्या होगा भाई? सॉरी, COCH3। इसके दो नाम हैं, एक कॉमन नेम है और एक IPC है। कॉमन नेम आसान है, करवाया मैंने, तो नाम बताओ भाई। अमाइड दिख रहा है मुझे, CONH है, नेम है। इसके दो नाम हैं, कॉमन नेम इज एसिड एनालाइड, एसिड एनालाइड, ये इसका कॉमन नेम है। और उमेश बहुत समझा रहे हो उसको, आप यही समझा रहा है आपको। नाउ से एसिड एनालाइड इज कॉमन नेम, व्हाट इज इट्स IPC नेम? देखो सी N के साथ में लगा हुआ है बेंजीन, और बेंजीन यहाँ साइड चेन है, क्योंकि मेन तो ग्रुप ये रहा जिसके पास है फंक्शनल ग्रुप। तो जब बेंजीन साइड चेन हो क्या बोलते हैं उसको? फिनाइल। किस पे जुड़ा हुआ है? N पे, तो इसका नाम आएगा N फिनाइल। 2 कार्बन है, इथेनमाइड, N फिनाइल इथेनमाइड, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, अच्छा अब सुनो एक और रिएक्शन। अब देखो ब्रोमिनेशन, अगर ना आप एनिलीन की करते हो ब्रोमिनेशन तो क्या होगा?
ये एनिलीन है। अगर आप यहाँ Br2 ऐड कर दो तो सुनो भाई, यहाँ हमेशा एनिलीन जो है उसकी हमेशा होगी ट्राइब्रोमिनेशन कि 2,4,6 पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। क्यों? वाई? बुक में लिखा हुआ इसलिए या मैं कह रहा हूँ इसलिए? ड्यू क्या होगा रेजोनेंस से? ये यहाँ, यहाँ और यहाँ रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से इन तीनों पोजीशन पर Br का अटैक हो जाएगा और ट्राइब्रोमिनेशन हो जाएगी। ये लो भाई, ये हो गई ट्राइब्रोमिनेशन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन गया। अब अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, ये थोड़ा सा ये मान के चलना, देखो भाई 2-3 क्वेश्चन आएंगे ऐसे बस पूरे पेपर में रिएक्शन वाले, उनमें से ये एक क्वेश्चन हो सकता है जो कि देखो ऐसे पेपर आएगा। ठीक है, आसान वाला बहुत आसान आ जाएगा, मीडियम वाला थोड़ा सा और कम, बट डिफ़िकल्ट लेवल वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना हो, कन्वर्ट द एनिलीन, लिख सकते हो आप, कन्वर्ट द एनिलीन इनटू 4-ब्रोमो एनिलीन। हमें 2-4 पे कर, मतलब कि 2 और 6 पे लाना ही नहीं है, मोनोब्रोमिनेशन, सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन करनी है। 2-4 में से खाली जो आपके पास 4th पोजीशन है, 4-ब्रोमो एनिलीन बनाना है एनिलीन से। कैसे बनाएंगे? HNO3 लगाने से Br आएगा, कैसे पॉसिबल है ये? वो पहली बात तो फिनोल का था, CuBr से। अच्छा, तो देखो भाई पहली बार हो रही है एक्शन CAr। क्या इसके पीछे का मैकेनिज्म है देख लेना। जब अभी सबसे पहले आप एनिलीन लो, और इस एनिलीन की करवा दो एसिटाइलेशन। अब इसकी करवा दो ब्रोमिनेशन, Br2 लगाओ, इस पे लगाओ Br2। अब क्या होगा देखो, ऑल्दो यहां पर अभी भी 3 पोजीशंस हैं, बट यहां और यहां ब्रोमीन अटैक नहीं करेगा। ये एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। ड्यू टू दिस बल्कि ग्रुप, सो मच स्टेरिक हिंड्रेंस विल प्रोड्यूस दैट Br will not be able to attack on the ortho positions जो नजदीक हैं इसके। तो क्या होगा, ये बन जाएगा। और अब लास्ट स्टेप, इसकी कर दो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब H पॉजिटिव की कंडीशन प्रेजेंस में वाटर लगा दो, ये दोबारा से बन जाएगा आपका एनिलीन जो बनाया था आपने एनालाइड। तो ये NH2 और यहाँ Br, ये लो भाई, ये तरीका होता है। इसी से आप सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन कर सकते हो या 4-ब्रोमो एनिलीन को बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी मैं एक और लास्ट रिएक्शन ले रहा हूँ, आई थिंक यही होगी। यस, देखो 1 मिनट लिसन, सुनो। देखो भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब लास्ट से जब हम लोग गए थे वहाँ साइंस एग्जिब गए थे ना, कि बच्चे गए थे 3-4 हमारे साइंस की कंपटीशन के लिए, वहाँ पर भी क्वेश्चन आया था। अभी टाइम था, कुछ यही टाइम था, करवाया था, उसके बाद हम गए थे वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए। और ये क्वेश्चन अभी 3-4 साल से बोर्ड में नहीं आ रहा है,
तो देखो ऐसा ही होता है, यही गैस वर्क होता है कि हाँ कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कितने लास्ट टेस्ट में आ चुके हैं, कितने काफ़ी समय से नहीं आए, यही होता है, कुछ नहीं है गैस वर्क। अब सुनो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग सा है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास ये एनिलीन है, ठीक है, और एनिलीन पर ना इसकी करनी है आपने नाइट्रेशन। तो देखो नाइट्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। चलो लगा दो। लगा दिया। अब सुनो, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, इलेक्ट्रॉन यहां 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 आएंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा? पहली चीज आपके पास पता क्या है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, NO2 और NH2 एक दोनों बल्कि ग्रुप हैं, तो मैक्सिमम आपके जो NO2 हैं वो कहां अटैक कर जाएंगे? पैरा पोजीशन पर। चलो ठीक है, ये बनेगा 52%, इट विल बी 52%। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहां पर आई थिंक 50% हो, तो देख लेना कितने परसेंट है ये। तो अब यहां पर दोबारा से पता क्या होगा? मेटा पोजीशन, ये एक बहुत चेंज है। 48 मतलब कि ये रहा 48% जो है ना, ये बन रहा है आपका मेटा पोजीशन पर। एक लार्ज अमाउंट में मेटा पोजीशन पर NO2 आ गया, जबकि NO2 पर था पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज वाला कहाँ अटैक करता है? नेगेटिव चार्ज पर। अगर रेजोनेंस हुआ भी तो भी यहाँ तो भाई नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये देखो बनेगा और थोड़ा 2%, वो छोड़ दो, कोई बड़ा केस नहीं है। मेन बात ये है, जो क्वेश्चन ये है, ये नहीं है कि वाई दिस फॉर्म्ड, ये बनना था बना है। ऑर्थो नहीं बना क्योंकि हिंड्रेंस हो गई, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। मेन बात जो सबसे बड़ी निकल करके ये आ रही है, इतने लार्ज अमाउंट में मेटा पे कैसे बन गया जबकि रेजोनेंस हुआ नहीं। और NO2 HNO3 से जो NO2 आएगा उस पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो कैसे पॉसिबल है ये? एनीबॉडी हैविंग एनी क्लू? नो। तो सुनो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अब जरा इसको समझना, इसको 2 मिनट लगा करके। मान लो आपके पास ये 100 मॉलिक्यूल्स थे एनिलीन के। अब देखो क्या होगा, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक मीडियम में हो रही है, विच विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयोन्स। तो क्या होगा आउट ऑफ द 100 जितने परसेंट वो है, अगर 46 है, 40 चेक कर लेना, मैं बोल रहा हूँ मैं 48 है 46 जो भी है इसके आसपास ही, ये 46 या 48% मॉलिक्यूल क्या होगा, उनके ऊपर H पॉजिटिव अटैक कर जाएगा। और वो क्या बना देंगे? देखो भाई, ये रहा एनिलीन, और एनिलीन के पास क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर। इधर से आ गया H पॉजिटिव, ये इसको गेन कर लेगा और ये बना देगा NH3 पॉजिटिव एनिलीनियम आयोन। ये वर्ड को वहां पर अंडरलाइन कर देना, क्वेश्चन आया तो। एनिलीनियम आयोन फॉर्म्स। अब सुनो, पहले सुन लो पूरा। ये जो एनिलीनियम आयोन बना, कितने परसेंट बना? ये जितना आप लिख रहे हो, मान लो यहाँ 40 तो 40 लिख लो, इतने परसेंट बना। अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। अब ये इतने परसेंट एनिलीनियम आयोन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किस पोजीशन से? ऑर्थो या पैरा से, क्योंकि रेजोनेंस वही होता है। तो 46% या 48% में क्या हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच गए, तो यहां चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल द बड़ी तो नहीं, बट रिस्पेक्टिवली तो उसमें तो फालतू हो गई। तो अब इस वजह से इस पोजीशन पर आपका NO2 अटैक करने वाला है, क्योंकि अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एनिलीनियम आयोन के पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव विल रिपेल, तो उसके पास एक ही बचती है कंडीशन जाकर के मेटा पे ऐड होने वाली। तो इसका आंसर आएगा दैट द नाइट्रेशन ऑफ द एनिलीन टेक्स प्लेस इन अ हाईली एसिडिक मीडियम, due to which anilinium ion forms, underline,
एंड दिस एंड फिर हो गया आप ड्यू टू रेजोनेंस इन द एनिलियम आयन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन गेट्स पॉजिटिव चार्ज सो द NO2 पॉजिटिव अटैक्स ऑन द मेटा पोजिशन विच हैज रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आई थिंक बात क्लियर है यहाँ पर ये वाली। ओके तो देखो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो ये चैप्टर आपका पूरा ही फिनिश हो जाएगा, और अगर रहती हैं कुछ तो ठीक है। ओके थैंक यू।